नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीति गरमा रही है। हर राज्य में घटनाओं पर राजनीति की छाप दिख रही है। अब पश्चिम बंगाल के हुगली में रामनवमी की शोभा यात्रा की हिंसा थमी नहीं है। कल भी उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, साथ ही कुछ जगहों पर पथराव भी हुआ। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस समय बीजेपी के नेता दिलीप घोष वहां पर मौजूद थे। शोभा यात्रा का आयोजन भाजपा, बीएचपी और अन्य हिंदुवादी संगठनों ने मिलकर किया था। हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार से 5 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा है और अब इस याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। हावड़ा हिंसा की एनआईए जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने एक याचिका दी है, जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा है आखिर हिंसा क्यों हुई, क्या पुलिस को इसका अंदाजा नहीं था। इस याचिका पर सुनवाई से पहले तृणमूल कांग्रेस की नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि हिंसा में बीजेपी के लोग शामिल हैं और इसलिए वो चाहती है कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें ताकि वो बच जाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री का पक्षपातपूर्ण रवैया कैसा होता है, ममता बनर्जी को देखकर साफ हो जाता है। और आइए इस मसले पर Once you go to BJP, all your sins are washed away. So BJP's people are involved and they know if the case goes to the ED or the CBI or the NIA or for that matter any other central investigating agencies, they will walk away scot-free. They know it very well. And if West Bengal police or Kolkata police or Howrah police is investigating the matter or the incident, then ultimately the perpetrator will be taken to task and every BJP leader involved in instigating this untowardly incident and creating the unrest at large will be exposed and action will be taken against them. जानते हैं कि कुछ दिन पहले सागर दिघी इलेक्शन हुआ था, उसमें तृणमूल का बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप घोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। साहब, पहला सवाल आपसे यही है, ये हिंसा यहाँ पर हुई है, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी तृणमूल पर आरोप लगा रही है कि पुलिस वहाँ पे बैठी रही, कुछ नहीं कर रही थी। आप बताइए, आप वहाँ पर मौजूद थे, हुआ क्या था? देखिए, ये कोई अलग घटना नहीं है, ये बड़ा एक सीरीज चल रहा है। हम लोग कई सालों से बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रहा है और वहाँ की राज्य सरकार इसका सहयोगी बनी हुई है। वो धीरे धीरे हाथ के बाहर जा रहा है। ये तो आज रामनवमी हुआ, लेकिन सीए जब पारित हुआ 3 साल पहले, सबसे ज़्यादा हंगामा बंगाल में हुआ। लगभग 250 करोड़ का रेलवे का प्रॉपर्टी को बर्बाद किया गया, स्टेशन को पूरा फूंक दिया गया, कई स्टेशन को, गाड़ियों को फूंक दिया, रेलगाड़ी को, बसेस, रेल की पटरी को उखाड़ दिया गया है। ये लगातार चला। और वो दूसरा जो नुपुर शर्मा वाली घटना हुई, टेंशन हुआ देश में, लेकिन एक दिन में ठंडा हो गया। बंगाल में 3 दिन तक चली जी। इसकी अगर बात करें तो कहा जा रहा था कि रैली की परमिशन नहीं थी, फिर भी गए वहां पर, लाउड स्पीकर थे, हुआ क्या था? उस लिहाज से आप थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। देखिए, हावड़ा की घटना विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस करके बताया कि हमारे पास पेपर है, कौन सा रूट में जाएगा, क्या होगा। पुलिस का परमिशन था, पुलिस में साथ में था। अगर रूट डाइवर्ट हो तो पुलिस क्या कर रहा था? रुकना चाहिए था, रुकता है। हम लोगों को प्रोग्राम करने नहीं देते हैं। कल का प्रोग्राम में मैं था रिषड़ा में, काफ़ी बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सारे समाज रास्ते में थी और शांतिपूर्वक झांकी के साथ नाचते गाते हुए लोग चल रहे थे। जैसा कि मस्जिद के सामने आया, वहाँ से पथराव शुरू हुआ, पूरा मोहल्ला से पत्थर आने लगी। मैं बीच में फंसा था, मेरे साथी विधायक का सर फूट गया, कई लोगों का सर फूटा, अफरा तफरी मच गया। लेकिन पुलिस किसको समझ, पुलिस को पत्थर मार रहे थे। हावड़ा में पत्थर को मारे पुलिस को, जहाँ भी हो रहा है पुलिस भी टारगेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? पुलिस जब टारगेट होती है, पुलिस क्या रोकेगा? सरकार की रवैया है कि कुछ करो मत उपद्रवियों को। इसके पहले ममता बनर्जी बोल के रखी थी कि शोभा यात्रा मुस्लिम मोहल्ला में अटैक करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे अटैक तो उल्टा हो गया, मुस्लिम मोहल्ला से शोभा यात्रा का ऊपर, निहत्थे लोगों का ऊपर। दिलीप जी, और फिर वो दूसरे दिन बोलती है नहीं,
रोजा के दिन हिंसा नहीं करते हैं, आपने क्लीन चिट पहले दे देते किसी को तो होना ही था। दिलीप जी, कहा यह जा रहा है जब मस्जिद के सामने से निकले तो तलवारें लहराई गई, बहुत ज्यादा म्यूजिक डीजे का तेज था, क्या कुछ ऐसा हुआ था? आप देख लीजिए, मेरे साथ सारे मीडिया वाले चल रहे थे, आगे पीछे थे, कोई एक वीडियो दिखाइए कि हथियार तलवार लेके कोई लोग शोभा यात्रा में चल रहे थे या तो कुछ किया है। जैसा नाचते गाते लोग जाते खुद से वही था। मैं बीच में था ओपन जीप में, हम दोनों तरफ से गिर गए, पत्थर हुआ था, इधर आगजनी हो गई। तो ये सब बोलने के लिए है, एक भी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने वीडियो जारी किया, वो बंगाल के साथ उसका मतलब ही नहीं, कोई कहाँ से वीडियो ले आए। अगर कोई हथियार लेके चल रहा है, उसका परमिशन नहीं था, पुलिस क्यों नहीं रुकती है? आपका प्रशासन है, आपका पुलिस है, आप दूसरे ऊपर आरोप करते हैं, कार्रवाई तो आपको करना चाहिए ना। पुलिस क्या कर रही थी सर तब? पुलिस तो कुछ नहीं करती है, आज तक पुलिस उनको साथ दिया है। पिछले 5 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ था, लोगों को नॉमिनेशन भरने नहीं दिया, और पुलिस और गुंडा मिल करके और बीडीओ ऑफिस, एसडीओ ऑफिस जहां नॉमिनेशन होना था उसको 7 दिन तक घेर के रखा। बिरयानी बनाया, पंडाल लगाया, खाना पीना चला, जो विपक्ष के लोग गए हाथ पांव तोड़ दिया उनका। किसी को नॉमिनेशन 34% से ज़्यादा सीट में नॉमिनेशन नहीं हुआ है, और यही पुलिस उनका साथ दिया था। आज वही लोग ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस के पुराने साथी है, पुलिस क्या करेगा? आप वहाँ की प्रशासन, पुलिस, वहाँ की कानून व्यवस्था हाथ से बाहर है। ममता बनर्जी चाहे भी तो ठीक नहीं कर सकती है। उसमें ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे सहयोगी वहां पर गए वो ये बता रहे हैं कि जो ये हिंसा हुई, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, लेकिन जो बेचारे फल सब्जी बेचने वाले थे उनकी दुकानों में आग लगाई गई, उनको लूट लिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ना, हावड़ा में जिस दिन घटना हुआ थाने के सामने शुरू हुआ, फिर भागदौड़ मची, ठंडा हो गया। दूसरे दिन जुमा के नमाज के बाद हजारों लोग रास्ता में उतर गए, तोड़ फोड़ आगजनी करने लगे। क्यों नहीं पुलिस रोका? क्यों चलने दिया उसको? आप वीडियो देख लीजिए, पुलिस खड़ा है, उसके सामने घर तोड़ा जा रहा है, 3-3 मंजिल तक पत्थर फेंक करके ग्लास तोड़ा जा रहा है घर का। क्या मतलब होता है? इसका मतलब वहाँ की सरकार चाह रही कि इस प्रकार घटना हो, शायद उनको लाभ हो, इसका राजनीतिक लाभ हो। मुस्लिम वोट खिसक रहा है उनके हाथ से, उनको किसी भी प्रकार से छूट देके अपने साथ लाने का ये एक प्रकार साजिश चल रही है। तो अब वहाँ पे पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, आपको लगता है कि जो ये हिंसा हुई है इसका असर पड़ेगा जो अब पंचायत के चुनाव होंगे? देखिए, बंगाल में कोई भी चुनाव बिना हिंसा का होता नहीं। 5 साल पहले चुनाव होता, 30-40 लोग मरे थे उस समय, रिकॉर्ड है, देश में कहीं नहीं होता है। इस बार भी होगा हिंसा, और डराने के लिए लोगों को हर जिला में, ब्लॉक में बम बंदूक की आवाज़, गोली चल रही है, आपस में मारपीट, खून खराबा हो रहा है रोज, कहीं कानून व्यवस्था नहीं है। एक भय का वातावरण बना करके चुनाव जीतने का इनका एक इच्छा है, इसीलिए भय की वातावरण बनाया जा रहा है। ये घटना भी वही कराया जा रहा है कि देखो, ज़्यादा कुछ करोगे तो हम ऐसा ही तुम्हारे साथ करेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता इतना जल्दी रुकेगा, और आगे भी 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी जीतने के लिए जैसा देश भर में एक वातावरण बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, उनका जो इमेज है दुनिया भर में, देश की जो सुनाम है, जो विकास हो रही है, उसको बाधित करने के लिए, दुनिया में मोदी को और देश को बदनाम करने के लिए सारे पार्टियां एक है। शांति नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम आ रहा है, उनको बदनाम करने के लिए प्रयास हो रही है, और मिली भगत में हो रही है सब। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े दिलीप जी, और आपने तमाम अपनी तरफ से बातें सामने रखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और इस खबर का दूसरा पहलू भी है, बीजेपी को हमने सुना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनका ये कहना था पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। डॉक्टर शशि पांजा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप मैम किस तरह से समझाएंगी देश के लोगों को कि क्यों इतनी हिंसा हो रही है, क्यों इसमें अब हाईकोर्ट तक ने बोला है कि अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं? देखिए, दरअसल बात है, मैं सुन रही थी जो हमारे इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभापति रह चुके हैं, जिसके नेतृत्व में कल जो रिश्रा में घटना घटी, और साफ तौर से ये जाहिर है, ये कल जो रिश्रा में हुई और वो पूरी तरीके से जो हावड़ा में रामनवमी के दिन हुई, दोनों में जो है एक तरीके का ही जो एक ड्रामा रचा गया। वो कह रहे थे सीरीज चल रहा है, तो हम यही कह रहे हैं कि जो सीरीज है, माने ये सीरीज आपको और भी राज्यों में दिखने को मिलेगा। जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पे जो भाजपा है इस तरीके के सीरीज ही चला रही है। ये दुख की बात है, जैसे बिहार में घटी है।
सबसे दुख की बात है कि हम सुन रहे थे, दिलीप घोष जी बोल रहे थे ममता बनर्जी को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है, और बंगाल और बांग्लादेश कहते हैं ये लोग एकदम गलत। वो कह रहे थे कि यहां नॉमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार थी, इसके पहले भी और इस बार भी बनी, कि नॉमिनेशन कितने हद तक जो विरोधी पक्ष है वहां दे चुके हैं, उसका भी वो जरा जवाब दे। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार की जो शासनकाल के दौरान 2016 से 2020 भी अगर आप देखें, इस सवाल का जवाब खुद एमओएस होम ने पार्लियामेंट में दिया था कि सांप्रदायिक दंगे हुए 3,400 और 51,000 से भी बेसी और भी दंगे हुए हैं। अर्थात ये है भारतीय जनता पार्टी की नैरेटिव और ये है उनकी बैकग्राउंड। लेकिन अगर हम इस मामले की बात करें, दिलीप घोष ये कह रहे थे कि भाई पुलिस थी वो निष्क्रिय थी, पुलिस काम नहीं कर रही थी, एक तरह से जो राज्य सरकार है उसकी इस पे इंटरफेरेंस थी, तभी वो काम नहीं कर रही थी। नहीं देखिए, ये इल्जाम जो वो लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। पहले तो आप जिम्मेदारी से लेके क्यों नहीं प्रोसेशन करते हैं? रैली आप जिम्मेदारी लेके क्यों नहीं करते? आपके रैली में, रामनवमी के प्रोसेशन में आप बंदूक और तलवार इन दोनों को लहरा के, दिखा के, डीजे बजा के, जोर से गाना बजा के, जो पहले तो परमिशन नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि दो रैली अलग अलग थे। हावड़ा में जो है दो अलग अलग रैली और दो अलग रूट होना चाहिए, वो दोनों जाके भिड़ गए एक संग, और समय के अनुसार नहीं हुआ, रूट के अनुसार नहीं हुआ। माने गुंडागर्दी, वैंडलिज्म पहले से ही एक जो है षड्यंत्र है। कल देखिए हावड़ा की घटना के बाद भी हमने देखा रिश्रा में भी इसी को दोहराया गया। आपको डीजे में, रामनवमी में डीजे और शोर शराबे की कोई जगह होती है? रामनवमी 5 दिन रामनवमी थी, परसों के पहले दिन थी तरसों। डॉक्टर पांजा, मैंने है, पूछा क्या है कि जी हाँ। मैंने पूछा दिलीप घोष से कि भाई तलवारें और लहलाई जा रही थी, वहां पे डीजे बहुत तेज था, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो उस लिहाज से अब तस्वीरें देखनी पड़ेंगी, खंगालनी पड़ेंगी, लेकिन उनका कहना था ऐसा नहीं हुआ वहां पर। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि देखिए हम भी एक इस राज्य के मंत्री हैं, वो भी एक सांसद हैं। हम लोग सब संविधान के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम असत्य बोले तो इसके बाद तो आप और हम निधि जी कह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो असत्य उनको लगता है और वो बोले। लेकिन ये असत्य भाषण देते कैसे? दिलीप घोष खुद भी जब अपना भाषण देते हैं तो लाठी उठाओ और डंडा मारो, इसको मारो, ये वो इसके लिए प्रसिद्ध है, इनकी प्रतिष्ठा है इन सब चीजों की। हमारी ये बात है कि राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन में हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। अब उनका जो तो नेता है सुकंता, जी मैम, सुकंता मजूमदार है, वो आज जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया। और एक तरह से अब 6 तारीख भी आने वाली है, ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है, जिस दिन हमारी हनुमान जी की हनुमान जयंती है उस दिन, कि उस दिन भी सतर्क रहना है। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां होंगी? देखिए, पहले तो देखिए जो कल हुगली में, रिश्रा में जो हुई, वो दिलीप घोष जी नेतृत्व में थे, तो इतनी गुंडागर्दी और वहां भांगचूर जिसको कहते तोड़फोड़ हुई। उसके बाद आज राज्य सभापति बीजेपी के सुकांतो मजूमदार, एक आपका लीडर गड़बड़ करता है और दूसरा लीडर कहता है कि मैं जाऊंगा वहां जहां सेक्शन 144 है, मुझे देखना है। तो कैसे राज्य सरकार उस पर विश्वास करेगी? रही बात एक। और इस तरीके के बहुत सारे बीजेपी रैली, इसके पहले नवान्ना अभियान था, उसमें भी ये लोग बॉम्ब और ये आर्सन वाली जो चीज होती है वो लेके निकलते हैं। तो आगे चल के जो हनुमान जयंती आ रही है 6 अप्रैल को, तो जरूर मनाइए। ये तो दिल्ली के जहांगीरपुरी नहीं है कि जैसे वहां तो रैली को ही बैन कर दिया, यहां तो ममता बनर्जी बैन नहीं करिए, कह रही कि जिम्मेदारी लीजिए और अपने जो प्रोसेशन में जो पार्टिसिपेंट है उस पर तो नियंत्रण, काबू रखना है। आप उनको खुलेआम छोड़ देते हैं, गरीबों की प्रॉपर्टी का नुकसान होती है, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान होती है, पुलिस की व्हीकल को जला देती है। ये कौन सा तुष्टीकरण का आरोप लगाती है बीजेपी? तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा देती है।
देखिए, उनके बातों से यह साफ झलकता है कि कोई रिलीजियस, एक धार्मिक यात्रा है, धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक एक पूजा है, उसमें वोट्स कहां से आ जाती हैं और वहां कैसे से आ जाती है पॉलिटिक्स, ये हमें समझ नहीं आता। उनके देखिए धर्म और उसके संग ही सब कह देंगे वोट्स अपीजमेंट, क्यों? धर्म के साथ वोट्स का क्या है? कोई ताल्लुकात नहीं है। देखिए, इस समय जैसे हम लोग भी नवरात्रि मनाते हैं, हम लोग भी फास्ट करते हैं, वैसे मुस्लिम का फेस्टिवल रमजान भी चल रहा है, वो भी फास्ट करते हैं। मैम, क्या लेकिन दोनों ये साथ इसलिए साथ नहीं सवाल मैं चलते? आपसे पूछ रही थी क्योंकि आप समझा सकती हैं हमें, सागर दीघा में हारने के बाद जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है ममता बनर्जी ने अपने हाथ में ले ली, कहीं तो मिसमैनेजमेंट ममता जी को लग रहा होगा कि क्यों सीट हाथ से गई, उस लिहाज से वो इस एरिया में फोकस कर रही होंगी। नहीं, जरूर हर पार्टी की, जरूर वो पार्टी की चेयरपर्सन है, वो उनको ये लग सकता है कि हर पार्टी जो है एक इवैल्यूएशन तो करेगी कि एक सीट क्यों गई, क्योंकि उनको 213 सीट 2021 में 213 सीट मिले। उसके बाद उन्हीं भाजपा के एमएलए क्रॉसओवर करके टीएमसी में आए हैं, उनके लिए खरीदने की जरूरत नहीं, खुद आए हैं। अगर एक सीट हाथ से निकल गया तो एक पार्टी तो इवैल्यूएशन करेगी कि क्यों, क्या हुआ। अगर वहां जरूर लगे कि कहीं माइनॉरिटी को गलत समझाया जा रहा है, तो दीदी अगर ये सोचे कि ये मैं समझाने में मैं और सक्षम हूं, तो इसमें गलती तो कोई बात नहीं है। देखिए, दिलीप घोष जी नॉमिनेशन और गुंडागर्दी वगैरह बोल रहे थे, इसी राज्य में 2021 में 8 दफा निर्वाचन हुआ, 8 दफे सेंट्रल फोर्स भी थे, फिर भी बीजेपी जीता क्या? नहीं। लेकिन कर्नाटक में 10वें मई को निर्वाचन होगा, एक ही किस्म संख्या की सीट है, लेकिन वहां पे एक दिन पे ही होगा। बिल्कुल, इससे ही पक्षपात झलकती है। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी यहाँ पे बात रखी, हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में अब राजनीति, सियासत गरमाई हुई है, लेकिन शिकार आम इंसान होते हैं जब आगजनी होती है, लूटपाट होती है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और आज की दोपहर की सबसे बड़ी खबर यही थी, राहुल गांधी से जुड़ी हुई मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को आज सूरत सेशन कोर्ट से राहत मिली है। सजा के खिलाफ उनकी अपील पर कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। साथ ही उनको नियमित जमानत भी मिल गई है। सेशन कोर्ट में पेश होने के लिए जब राहुल गांधी दिल्ली से सूरत पहुंचे तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका थी, साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री मौजूद थे। सभी एक बस में बैठकर अदालत पहुंचे थे और अदालत की कार्रवाई भी ज़्यादा लंबी नहीं चली थी। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह वहाँ पे मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं हमें उमा शंकर सिंह। देखिए, आज राहुल गांधी जी की अपील फाइल हुई और उसके साथ साथ हमने 3 एप्लीकेशंस फाइल की थी। जो बेल एप्लीकेशन थी, उनकी कन्विक्शन के स्टे के लिए एप्लीकेशन थी और उनके सेंटेंसिंग के स्टे के लिए एप्लीकेशन थी। उनकी सेंटेंसिंग आज स्टे हो गई है, उनको बेल एप्लीकेशन है वो भी ग्रांट हो गई है और उनको बेल मिल गई है। अब जो उनकी कन्विक्शन का स्टे के लिए जो एप्लीकेशन है वो 13 तारीख को सुनी जाएगी। 13 तारीख जो है वो कन्विक्शन की स्टे की एप्लीकेशन है। अगर उनका कन्विक्शन स्टे होता है तो उनकी सदस्यता जो रद्द हुई है उसके मामले में फिर आगे हम लोग कार्यवाही कर सकते हैं। और जो 10 तारीख है वो 10 तारीख में हमने रिक्वेस्ट की है कि जो 13 तारीख को एप्लीकेशन है उनका अगर कोई जवाब और अगर वो फाइल करना चाहे तो जो कंप्लेनेंट है वो 10 तारीख तक फाइल कर दे ताकि हमको 3 दिन मिल जाए तैयारी के लिए। मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा पाए राहुल गांधी जब अपील के लिए सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचे तो उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक बड़ी फौज थी। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा तो साथ थी ही, इसके अलावा दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और कई सारे दूसरे वरिष्ठ नेता जो थे वो तमाम नेता राहुल गांधी के साथ यहाँ पहुँचे। एक मिनी बस में भरकर ये नेता यहाँ पर पहुँचे और इसी बात पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि वो इसे राजनीतिक तौर पे तूल दे रही है, जबकि ये मामला कानूनी है और अपील की प्रक्रिया जो है वो वकील के ज़रिए निभाई जा सकती थी। इस तरह से जो नेताओं का जमावड़ा है वो करना मुनासिब नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये सफाई दी गई, ये कहा गया कि नेता, क्योंकि राहुल गांधी उनके नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ एक
एकजुटता दिखाने के लिए नेता जो हैं वो चलकर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे और जब तक सुनवाई हुई तब तक वो नेता जो हैं उनके साथ रहे। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता भी यहाँ सूरत पहुँचे थे। हालांकि उनको कोर्ट परिसर से दूर ही रोक दिया गया। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर इस तरह की थी सुरक्षा के मद्देनज़र। तो अब इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू जिसकी आज यहाँ पर शुरुआत हुई। सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी ने जो अर्जी दाखिल की थी, अपील पर सुनवाई की, वो मंजूर कर ली गई। 13 अप्रैल को उसकी तारीख तय की गई है और साथ ही जो उनकी ज़मानत है उसको नियमित ज़मानत में बदल दी गई है। 13 तारीख को जब सुनवाई होगी तो राहुल गांधी को फिजिकली उसमें प्रेजेंट रहने से छूट मिल गई है। जो राहुल गांधी की लीगल टीम के जो सदस्य हैं उनके मुताबिक ये छूट आगे भी जारी रहेगी या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता। 13 अप्रैल की जो सुनवाई है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और जहां तक कन्विक्शन पे स्टे करने की जो बात है तो उस पर 3 मई को बात होगी और तब तक के लिए ये जो मामला है वो एक तरह से होल्ड पर चला गया है। तो अब एक कानूनी जो दावपेच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता इसी मामले में जा चुकी है। अब उनको रीइंस्टेट अगर होना है तो पहले यहाँ से उनको राहत मिलेगी, उसके बाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसके आधार पे अपील की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के समारोह में आज भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिए विपक्षी दलों पर एक बार फिर से निशाना साधा। सीबीआई के मंच से कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह चिंतन शिविर के उद्घाटन पर सीबीआई की खुलकर तारीफ की और कहा कि उन्हें किसी भ्रष्टाचारी से डरने की जरूरत नहीं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। लेकिन बीते सालों में सीबीआई सवालों से घिरी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरकार का तोता बताया था और इन वर्षों में विपक्ष का इल्जाम रहा है कि सीबीआई बस विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली के विपक्षी सरकारों के बड़े नेताओं पर छापे पड़े, पूछताछ की गई। उनमें से कई को जेल भी भेजा गया। दिलचस्प ये भी है कि कुछ ही दिन पहले सीबीआई और ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट।
एंटी इनकम्बेंसी और गुटबाजी से जूझती बीजेपी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर वोटिंग करवाई है। सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3-3 नाम तय किए गए हैं, जिन्हें बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जा रहा है। चिकबलापुर में बीजेपी टिकट की दावेदारी को लेकर 2 गुट भिड़ गए। कुछ ऐसा ही नजारा चिकमंगलुरु में भी हाल ही में दिखा, जब बीजेपी का उम्मीदवार किसे बनाया जाए और किसे नहीं, इस बात को लेकर येदियुरप्पा के सामने हंगामा हुआ और येदियुरप्पा को अपना रोड शो छोड़ना पड़ा। अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आई तो बीजेपी ने दूसरे कुछ राज्यों की ही तरह यहां भी उम्मीदवार तय करने के लिए सर्वे का सहारा लिया। वोटिंग हुई, हर सीट से 3-3 नाम तय किए गए। सो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे 3 लोगों को वो उधर से जिता के लेते हैं। उसके बाद आज से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, तो उसका कोर कमेटी, स्टेट कोर कमेटी में उनका वो डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या क्या नाम निकलते हैं वो सभी हम दिल्ली को भेजेंगे, दिल्ली से हमारा अनाउंसमेंट होगा। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तय करने के लिए जिला और पंचायत स्तर पर 20,000 पार्टी कार्यकर्ताओं, कोर कमेटी मेंबर्स के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। 40% कमीशन सरकार के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बारे में आम धारणा बन गई है कि वो अब 2 सीटों से लड़ेंगे, अपनी मूल शिग्गांव के साथ साथ एक और सीट से। दूसरी सीट लिंगायत बाहुल्य चंगेरी हो सकती है, जहां से मडाल विरूपक्षा चुनाव लड़ते थे, लेकिन हाल ही में लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। कांग्रेस अब बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया पर चुटकी ले रही है। आज कार्यकर्ता बीजेपी का बहुत डिस्टर्ब है। नेताओं ने, चीफ मिनिस्टर साहब और उनके कैबिनेट कोलीग्स ने और जितने नेता हैं उन्होंने तो पैसा बना लिया 40%, कार्यकर्ता रह गया भूखा, कार्यकर्ता रह गया नीचे ज़मीन पे। तो कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अगर विदाउट कार्यकर्ता जाएंगे चुनाव में तो और पीटेंगे, तो इसीलिए कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए थोड़ा बहुत उसको मनाने के लिए ये किया है और कुछ नहीं। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट अब तक नहीं आई है। ऐसे में बीजेपी का चुनाव प्रचार लगभग थम सा गया है, क्योंकि मुट्ठी भर नेताओं को छोड़कर किसी को पता नहीं कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में बात अब मध्य प्रदेश की। यहाँ के इंदौर में नगर निगम ने सोमवार को सुबह बेलेश्वर मंदिर का अवैध निर्माण वाला हिस्सा तोड़ दिया है। रामनवमी के मौके पर इसी मंदिर में बावड़ी की छत धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इस मौके पर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 2 दिन पहले कहा था कि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। ये पूरा परिवार, ये पूरी लाइन 12 लोगों की अर्थी उठी है सामने से। 9 महीने तक अपने ही नोटिस पर आंखें मूंदने के बाद आखिरकार इंदौर प्रशासन जागा। कई जेसीबी मशीन, पुलिस, प्रशासनिक अमला तड़के श्री बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर पहुंचा और सरकारी हथौड़ा चलने लगा।
उस एरिया की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, जो प्रॉपर विधि अनुसार नहीं था, उस पूरे कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है। बावड़ी को भी हम लोग पूरी तरह से भर देंगे ताकि ये एरिया आगे सेफ रहे। पूरे विधि विधान से पंडित के माध्यम से उनको हटाया गया है। भगवान के जितने भी नियम कायदे मान मर्यादा सबका पालन करा गया है और उसको वापस विधि विधान से ही प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उसको स्थापित करा जाएगा। अतिक्रमण हटाने के विरोध में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, चेतावनी तक दी। ढक्कन वाला कुआं, सुखलिया और गाडर खेड़ी में भी धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन अपनी नाकामी को दबाने के लिए नाजायज कार्रवाई कर रहा है। जिस बावड़ी में घटना हुई थी उस बावड़ी को बुरा जा सकता था, वहाँ तक तो जायज है, उसका संगठन कहीं विरोध नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से बावड़ी की आड़ में मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई और यह भी दुर्घटना होने के बाद, इसे इंदौर में कितने ही मंदिर, मजारे, मस्जिदें हैं जिसके कारण आए दिन रोज दुर्घटनाएं होती है और वहाँ कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर इस तरीके से हिंदू समाज के खिलाफ प्रशासन अपनी नाकामियों को दबाने के लिए कार्रवाई करेगा तो हिंदू समाज और संगठन चुप नहीं बैठेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। तो हम लोगों ने उनको बताया कि कार्रवाई किसी रिलीजन के लिए नहीं हो रही है। रविवार को मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को अतिक्रमण हटाने को कहा था। उससे पहले कांग्रेस इस मामले में कोर्ट जाने की धमकी दे चुकी थी। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। हर जिले में आप गंभीरता के साथ सूची बना लेंगे पुराने कुएं बावड़ी कहां थे। मेरा भाव आप सब समझ गए होंगे कलेक्टर्स, कि आगे भविष्य में फिर से इंदौर जैसी घटना न हो, उसको रोकने के संपूर्ण उपाय आप कीजिएगा। हादसे के अगले ही दिन हमारी पड़ताल में सामने आया था कि कैसे 1985 तक के मैप में कागजातों में मंदिर नहीं बच्चों का पार्क था। कैसे रसूखदारों के दबाव में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने ही नोटिस को भूल गया था। यकीन मानिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस का ही मुख्यालय है, बीजेपी का नहीं। भारत की राजनीति में धर्म और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, लेकिन ये अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां इंदौर जैसी घटनाएं भी 1-2 दिन में ही भुला दी जाती हैं, सत्ता से भी विपक्ष से भी। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बात महाराष्ट्र की है। तेजी से बदलते मौसम की वजह से इस बार महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वातावरण में बदलाव की वजह से समुद्र का जलस्तर भी ऊपर उठने की चेतावनी दी गई है और तटीय इलाकों के लिए ये बात चिंता की है। समंदर किनारे ये आशियाने कब तक टिके रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक अंतर सरकारी पैनल IPCC ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को लेकर अपनी 6वीं रिपोर्ट हाल में ही जारी की है। इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर भारतीय वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र सहित देश भर में जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे को लेकर अलर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर का जलस्तर अगले कुछ वर्षों में करीब 1.1 मीटर तक ऊपर उठने के आसार हैं। इससे समंदर किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इन किनारों पर बुनियादी ढांचे संकट में पड़ सकते हैं। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का असर महाराष्ट्र में भी दिखेगा। कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। बारिश के पानी पर सबसे अधिक निर्भर महाराष्ट्र पर सूखे का संकट है। तापमान और बारिश के पैटर्न में परिवर्तन से बाढ़ का खतरा ज्यादा है। IPCC की जलवायु परिवर्तन के आकलन की रिपोर्ट के लेखक डॉक्टर अंजल प्रकाश बताते हैं कि इसका असर हर क्षेत्र में बढ़ता रहेगा। IPCC की जो नई रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट 6ठे आकलन चक्र में IPCC द्वारा तैयार की गई 6 रिपोर्टों के पहले के निष्कर्षों की पुष्टि करती है। यह इस बात की पुष्टि करती है कि निकट अवधि में हर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण खतरों के बढ़ने का अनुमान है। इन खतरों में
गर्मी से संबंधित मानव मृत्यु दर और रुग्णता, भोजन और पानी से होने वाली बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, तटीय और निचले इलाकों में बाढ़, जैव विविधता की कमी और खाद्य उत्पादन में कमी शामिल है। इस रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए नीति निर्माताओं की आवश्यकता का प्रकाश डाला गया है। पर्यावरण की लड़ाई का नामी चेहरा जोरू भटेना कहते हैं कि आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ता निर्माण शहर के लिए खतरा बढ़ा रहा है। मुंबई में 450 mm हर दिन से जास्ती बारिश होता था, तब मिथी रिवर फ्लड होता था। और ये आरे में जब भराई किया तो अभी 150 mm से भी भरते मतलब फ्लड होता है। एक रिक्लेम्ड कोस्टल रोड आ रहा है, वो लोग 110 हेक्टर्स ऑफ सी को उसमें मट्टी भरा है, उसको रिक्लेम किया और रोड बनाया। अभी रोड बनाने का था तो वो पिलर पे भी बना सकता था, अभी वो रिक्लेम करने से उतना जगह सी को कम किया है तो वो समुद्र का पानी दूसरा जगह जाएगा। क्लाइमेट चेंज मुंबई को डिस्ट्रॉय करने से पहले बीएमसी ही खुद डिस्ट्रॉय करेगा। अरब सागर से घिरे आर्थिक राजधानी मुंबई के नक्शे को अगर आप देखें तो देखकर समझ सकते हैं कि जलस्तर बढ़ने की वजह से किस तरह से तटीय इलाके को क्षति पहुंच सकती है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर की सीधी तटरेखा पर ध्यान जरूरी है। पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो तटीय जिले हैं उसके कई महत्वपूर्ण शहर और गाँव उच्च जोखिम में हैं। हर साल बाढ़ के खतरे की वजह से समंदर किनारे के इन इलाकों को खाली तो करा लिया जाता है, लेकिन अब इसको लेकर स्थायी रणनीति जल्द तैयार हो, इस पर विशेषज्ञ जोर देने की बात कर रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और अशोक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।